नमस्कार। मेरा नाम शिशिर है। जनरल स्टडीज के आपने पेपर देखे होंगे और यहाँ पर अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सवालों पर आपकी नज़र पड़ी होगी। आपने उनका जवाब देने की भी कोशिश की होगी। आज हम उन्हीं सवालों का जवाब आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको अपनी तैयारी करने में मदद करेगा। सबसे पहला सवाल जो अर्थव्यवस्था को लेकर के था वो ये था कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। आपको उत्तर 150 शब्दों में देना है। देखिए, ये जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, इसकी जो व्यवस्था में बदलाव किया गया, इसमें मूल रूप से क्या था? मूल रूप से था कि आधार वर्ष बदलना। आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जब दो चीजों के बीच में तुलना करना हो तो आपके पास दो वर्ष होने चाहिए। तो एक यहां पर आधार वर्ष हो गया जिससे आप तुलना करेंगे, और दूसरा जो हो गया जो मौजूदा वर्ष हो गया। अब उसके बाद जो है फिर हर साल वो वर्ष जो है वो पिछला साल हो जाएगा। पिछला साल यानी कि जैसे इस साल की हम लोग बात करें, ये अभी वित्त वर्ष चल रहा है 2021-22। अब इसकी तुलना करेंगे तो यहां पर हम तुलना करेंगे 2020-21, फिर 2020-21 की तुलना 2019-20 से की जाएगी, और इन सभी में जो प्रारंभिक तुलना का आधार होगा वो 2011-12 है। यही सबसे बड़ा बदलाव किया गया था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी संरचनात्मक बदलाव होते हैं उनका भी इस पे गौर किया गया, इसमें जिक्र किया गया, और कोशिश ये की गई कि बदलते हुए परिवेश के हिसाब से, बदलते हुए माहौल के हिसाब से जो आपके पास आंकड़े आए वो बिल्कुल उस परिस्थिति को बताने के लिए काफी हो। अब मैं कोशिश करता हूं कि अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना होता तो मैं इसको कैसे लिखता। परिकलन विधि के तहत अर्थव्यवस्था की संरचना में हो रहे बदलाव को शामिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष में समय समय पर बदलाव किया जाता है। भारत में अभी तक यह बदलाव 8 बार किया जा चुका है। आखिरी बार बदलाव 2015 में किया गया था, जब आधार वर्ष 2004-05 की जगह पर 2011-12 किया गया। अब पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में क्या क्या अंतर है? आधार वर्ष 2004-05 वाली श्रृंखला में सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 1968 और 1993 का अनुसरण किया गया, जबकि 2011-12 वाली श्रृंखला में एसएनए 2008 को, एसएनए यानी कि सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। एसएनए दरअसल राष्ट्रीय आय की गणना में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का दिशा निर्देश है। इससे वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े होते हैं उनको समान तरीके से तुलना करने में मदद मिलती है। अब अंतर क्या क्या? दूसरा अंतर देखिए, पुरानी व्यवस्था में और जो नई व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था में आकलन के लिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जब उत्पादन में, किसी भी सामान के उत्पादन में जो कारक शामिल होते हैं, जो इनपुट शामिल होते हैं, उनकी कीमत की बात होती है, उसके अनुमान को अपनाया गया था। वहीं नई व्यवस्था में बेसिक प्राइस को अपनाया गया। बेसिक प्राइस क्या होता है? एक उत्पादक को अपने उत्पाद की जो कीमत मिलती है वो बेसिक प्राइस है, उसमें कर शामिल नहीं है, टैक्स शामिल नहीं है, सब्सिडी शामिल है। पुरानी व्यवस्था में एक और जो अंतर आप देखेंगे पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में, पुरानी व्यवस्था में उद्योगों व कृषि में काम करने वालों के लिए खुदरा महंगाई दर, जिसको हम लोग सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई ए के तौर पे जानते हैं, सीपीआई एएल के तौर पे जानते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। जबकि नई व्यवस्था में जो क्षेत्र विशेष हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, विविध जो क्षेत्र हैं उनकी बात करें, उन सब के लिए जो खुदरा महंगाई दर अलग अलग आते हैं उनका इस्तेमाल किया गया। इसका फायदा क्या हुआ कि आपके पास एक विस्तृत तस्वीर जो है वो सामने आ पाई। पुरानी व्यवस्था में जहां कुल जोड़, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सिस्टम, पूरे सिस्टम का आपने एग्रीगेट कर दिया और उसके जो सिद्धांत है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसको आपने अपनाया। वहीं नई व्यवस्था में संस्थावर यानी कि अलग अलग आपने आइटम्स लिए फिर उनको जोड़ा। तो पहले और अभी में क्या अंतर हुआ कि पहले में आप एक
एक आंकड़ा ले लेते थे, एक संख्या ले लेते थे जो एग्रीगेट नंबर था। नई व्यवस्था में अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके नंबर्स आपने अलग अलग लिए और फिर उनको जोड़ करके आपने उसका इस्तेमाल नई व्यवस्था में किया। तो इस तरीके से जो 2015 के पूर्व जीएसटी, माफ कीजिएगा, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के गणना की व्यवस्था थी, और 2015 के बाद जो व्यवस्था थी उसमें कुछ इस तरीके से बदलाव हुए। देखिए, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को अगर आपको देखना हो तो आपको जाना होगा मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसकी जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग करके एक टैब मिलेगा, एक चार्ट मिलेगा, इस पे आप जाइए और यहां जाने के बाद आप पुराने आंकड़े को भी देख सकते हैं, नए आंकड़े को भी देख सकते हैं, क्षेत्रवार स्थिति भी देख सकते हैं, और इसके अलावा जो पहले क्या स्थिति थी, पहले के वर्षों में क्या स्थिति थी, वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके का बदलाव हुआ है वो आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था का आकार क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग के लिए रियल इकोनॉमी और नॉमिनल इकोनॉमी, जिसमें महंगाई दर, आप इसको सीधे सीधे समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसमें महंगाई दर जुड़ी हुई है, तो वो नॉमिनल आ गया, और जब उसमें से महंगाई दर हमने घटा दिया तो वो रियल इकोनॉमी हो गया। तो हम लोग जिस विकास दर की बात करते हैं वो विकास दर रियल ग्रोथ रेट यानी कि वास्तविक जो बढ़ोतरी दर होती है जिसमें से महंगाई माइनस किया होता है, महंगाई दर को हटा दिया गया होता है। तो आप जब कहते हैं कि 2021-22 में हमारी अर्थव्यवस्था 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है, ये रियल ग्रोथ रेट है। और यहां पर आधार वर्ष क्या है, 2011-12, यानी कि 2011-12 में जो चीज 100 था, अब वो 100 से बढ़ते बढ़ते एक निश्चित स्तर पर आया और 2022 में मान लीजिए कि 130, 140, 150 पे पहुंचा। फिर हम उस 150 को देखते हैं कि 2020-21 में वो संख्या क्या थी, और उन दोनों के अंतर के आधार पर हम निकालते हैं कि अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था की विकास दर को अगर आपको समझना हो तो आपको जाना है मॉस्पी की वेबसाइट पर। 2015 के पहले की जो व्यवस्था थी उसमें आधार वर्ष जो था वो 2004-5 था, और 2011-12 का जो आधार वर्ष है वो 2015 से जारी किया जाने लगा। 30 जनवरी 2015 को पहली बार आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर आंकड़े जारी किए गए थे, और उसमें बताया गया था कि 2012-13, 2013-14 में विकास दर की स्थिति क्या रहेगी। तो ये अगर आपका प्रश्न है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2015 के पहले और 2015 के बाद उसमें किस तरह का बदलाव हुआ, तो आप इस तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न क्या था, पूंजी बजट और राजस्व बजट के बीच के अंतर को स्पष्ट करिए, इन दोनों बजटों के संगठकों को समझाइए। आपको उत्तर 150 शब्दों में देना है। देखिए, हमारे यहाँ बजट में कई बार बदलाव किए गए हैं, और एक जो बड़ा बदलाव जो हमने देखा वो 2017-18 के बजट से देखा। ये किस तरह का बदलाव था? पहले क्या होता था कि बजट में बहुत सारे आंकड़े होते थे और उन आंकड़ों को पेश करने का तरीका भी अलग अलग होता था। पहले क्या होता था कि हम प्लान एक्सपेंडिचर फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर दिखाते थे। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ योजनागत खर्च, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ गैर योजनागत खर्च। इसके बाद प्लान एक्सपेंडिचर में भी हम दिखाते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में दिखाते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल का मतलब पूंजीगत, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब राजस्व व्यय। तो आप देखिए कि आंकड़े जो हैं वो कितने फैल जाते थे, और नतीजा क्या होता था कि आपके लिए उन आंकड़ों को समझना बहुत आसान नहीं होता था। तो 2016 में यह फैसला किया गया, और 2016 में मैं आपको बताऊं कि बजट को लेकर के 3 बड़े फैसले किए गए थे। सबसे पहला फैसला तो यह किया गया कि बजट पेश करने की जो तारीख होगी वो फरवरी के आखिरी कार्य दिवस के बजाय फरवरी का पहला दिवस होगा। गौर करिएगा इस शब्द को, पहला दिवस है, वर्किंग डे की बात नहीं हो रही, वर्क दिवस की बात हो रही है। यानी कि वो चाहे शनिवार हो, रविवार हो, चाहे कोई भी दिन हो, वो पहले दिन पेश किया जाएगा। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जब हम बजट में 12 महीनों के लिए संसाधन देने की बात करते हैं तो वो 12 महीनों के संसाधन के खर्च की व्यवस्था के लिए 12 महीने का समय दिया जाए।
तो जब पहले बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को पेश किया जाता था तो उसे पारित होते होते मई का दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह गुजर जाता था। तो अमूमन साल की जो पहली तिमाही, कारोबारी साल की जो पहली तिमाही है, वो इस प्रक्रिया में निकल जाया करता था। नतीजा क्या है कि 12 महीनों के संसाधन के लिए आपके पास 9 महीने का वक्त मिलता था। अब दूसरा इसमें दूसरी बड़ी समस्या क्या थी कि हमारे यहाँ जो मानसून का समय है, जो जून से सितंबर के दरमियान होता है, उस दौरान बहुत सारे जो कार्य होते हैं, खासतौर पे जो निर्माण कार्य होते हैं, वो रुके हुए होते हैं। तो आपके पास वो भी 3 महीने जो हैं कुछ बड़े खर्चों के लिए आपके लिए संभव नहीं हो पाता था। तो आपके पास बचे 6 महीने। अब एक और शर्त होती थी कि साल की आखिरी तिमाही, यानी कि जनवरी से मार्च की जो कारोबारी साल की आखिरी तिमाही है, इस दौरान आपके प्रावधान का 33% ही खर्च कर सकते हैं और 15% सिर्फ मार्च के महीने में। नतीजा क्या होता था कि बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारे केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग ऐसे थे जो पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास समय नहीं होता था। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि 12 महीने के खर्च के लिए 12 महीने का समय दिया जाए और ये तभी संभव होगा जब 31 मार्च तक बजट निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बजट की तारीख जो है वो आखिरी कार्य दिवस से पहले दिवस कर दिया गया। और अब देखेंगे कि पिछले 3-4 वर्षों के दौरान आप देखें तो बजट की प्रक्रिया जो है वो 31 मार्च तक पूरी हो जाती है और 1 अप्रैल से जब कारोबारी वर्ष, नया कारोबारी वर्ष शुरू होता है तो उस समय 12 महीनों के लिए खर्चों का इंतजाम हो जाता है। तो बजट की तारीख पेश करने के पीछे ये तथ्य था। ये एक पहला बड़ा बदलाव था जो हमने 2017-18 के बजट में देखा। दूसरा बड़ा बदलाव क्या देखा हमने कि रेल बजट को जो है वो आम बजट में मिला दिया गया। आपको पता होगा कि 1924 से लेकर के 2016-17 तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता रहा था और अब ये दलील दी गई कि रेलवे के लिए कई जो संसाधन है वो काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो आम बजट से ज़्यादा, तो उसके लिए अलग बजट पेश करने की क्या ज़रूरत है, उसको मिला दिया गया। और तीसरा जो बदला हुआ जो आपके इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है कि जो एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव किया गया। ये जो अलग अलग हमने आपको जैसे शुरू में कहा था कि योजनागत खर्च और गैर योजनागत खर्च, इनकी जगह पर साफ तौर पे कहा गया कि इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक है पूंजीगत और दूसरा है राजस्व। और पूंजीगत और राजस्व के हिसाब से बजट का 2 स्वरूप हो गया, एक हो गया पूंजीगत बजट और दूसरा हो गया राजस्व बजट। एक बात यहां पे और भी गौर कर लीजिए कि हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है। अगर अनुच्छेद 112 के हिसाब से हम देखें तो सरकार के ऊपर ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हर साल सालाना लेखा जोखा पेश करे, जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, और उसी के तहत जो पेश किया जाता है उसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। जैसा मैंने से कहा कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। अब इस बजट को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हो गया आपका पूंजीगत बजट और दूसरा हो गया राजस्व बजट। अगर पूंजीगत बजट की बात करें, पूंजी पूंजी शब्द का मतलब है कैपिटल और राजस्व का मतलब है रेवेन्यू। अब आप जब पूंजी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जब आप लंबे समय के लिए संसाधनों का इंतजाम करते हैं, और राजस्व का मतलब है कि जब आप नियमित तौर पर जो संसाधन, नियमित तौर पे जो आपके कामकाज के लिए संसाधन की जरूरत है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका खर्च करते हैं। तो हमारा बजट जब हम पूंजीगत बजट और राजस्व बजट पे बांटते हैं तो उसके पहले हमें इन अवधारणाओं को समझना होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? आम बजट में पूरे आय व व्यय को 2 वर्गों, पूंजी व राजस्व में बांटा जाता है। पूंजी बजट लंबे समय के लिए पैसा जुटाने के माध्यमों और नई परिसंपत्ति के निर्माण पर होने वाले व्यय का ब्यौरा देता है। दूसरी ओर राजस्व बजट तात्कालिक माध्यमों से आमदनी का ब्यौरा पेश करता है, साथ ही इसमें उन व्यय को शामिल किया जाता है जो व्यवस्था के नियमित संचालन के लिए जरूरी है। अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा जहां पे कहा गया है कि इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। तो अगर हम पूंजी बजट के संघटक को समझे, इसमें आय हम पहले देखेंगे, आय कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? वो रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थाओं या विदेशी संस्थाओं से जो कर्ज लिया जाता है। देखिए, आप एक बात समझिए, यहां पर सरकार का जो बजट होता है
वो बजट पहले उसमें व्यय तय किया जाता है और फिर खर्च का इंतजाम होता है, माफ कीजिएगा, आमदनी का इंतजाम होता है। तो जाहिर सी बात है कि कई परिस्थितियों में जो व्यय है वो ज्यादा होता है, ये सामान्य परिस्थिति है। जब आपके पास व्यय ज्यादा है तो आपको संसाधन जुटाने हैं। आपके पास आमदनी कम है तो आप क्या करेंगे, आप उधार लेंगे। तो हम लोग जो बजट देखते हैं, जब उसमें देखते हैं राजकोषीय घाटा, जिसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार के व्यय और आय के बीच का अंतर है। जब व्यय ज्यादा है और आय कम है तो आपका राजकोषीय घाटा हो रहा है। और इस राजकोषीय घाटे को पाटने के लिए आप उधार लेते हैं। उधार कहां से लेते हैं, सरकार कहां से उधार लेती है? सरकार उधार लेती है बाजार से, खुले बाजार से लेती है, वित्तीय संस्थाओं से लेती है, बैंकों से लेती है, रिजर्व बैंक से लेती है, और यहां तक कि हमसे और आपसे भी उधार लेती है, जिसको आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए लेते हैं। तो जब हम पूंजी बजट के संगठकों में आय की बात करते हैं तो उसमें रिजर्व बैंक, बैंक, वित्तीय संस्थाओं या विदेशी संस्थाओं से लिया गया कर्ज, पुराने कर्ज की वसूली से जो आपको कमाई हुई है, छोटी बचत योजनाओं के तहत जारी प्रतिभूति से पैसा, बहुपक्षीय यानी कि मल्टीलेटरल अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ से कर्ज, ये सभी कुछ आय के संगठक के तौर पे शामिल किए जाते हैं। अब हम जब व्यय की बात करेंगे तो व्यय में क्या शामिल होगा, नई परिसंपत्ति यानी कि असेट, नए असेट का जो निर्माण हुआ, सरकारी कंपनियों, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं में निवेश, सरकारी कंपनियों, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को दिया गया कर्ज, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया कर्ज, ये सब कुछ कैपिटल जो आपका बजट है, पूंजीगत जो बजट है उसमें व्यय में शामिल होता है। अब आइए दूसरे हिस्से पर, वो है राजस्व बजट। तो जब हम राजस्व बजट की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ शामिल होता है? राजस्व बजट में सबसे पहला है आय। आय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मूल रूप से आपका प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर दोनों हैं। प्रत्यक्ष कर में कौन कौन से हो गए, आपके व्यक्तिगत आयकर हुए या निगम कर, जिनको हम लोग पर्सनल इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। और दूसरा जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से हैं, कस्टम ड्यूटी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी कि केंद्रीय उत्पाद कर है, और इसके अलावा जीएसटी यानी कि माल व सेवा कर से जो कमाई केंद्र सरकार को होगी वो उसके राजस्व में, आय में शामिल होगा। इसके अलावा आपने जो कर्ज दे रखे हैं उस पर जो आपको ब्याज मिल रहा है वो आपके राजस्व आय में है। कंपनियों, जो सरकारी कंपनियां हैं, बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं या रिजर्व बैंक है, इनसे जो आपको लाभांश, मुनाफा या अतिरेक आय, जिसको हम लोग सरप्लस इनकम कहते हैं, वो इसमें शामिल किया जाएगा जो राजस्व आय है। और इसके अलावा जो सरकार अलग अलग तरह की सेवाएं मुहैया कराती है और इनके लिए जो शुल्क वसूलती है, जो शुल्क आपसे लेती है, वो भी राजस्व आय में शामिल होगा। फिर है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय में क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन पर जो खर्च होता है, जो पेंशन जो अब तक दिया जाता रहा है उस पे जो खर्च होता है, पुराने जो कर्ज लिए गए हैं उसके भुगतान पे जो खर्च होता है, सब्सिडी यानी कि जैसे फूड के ऊपर है, फर्टिलाइजर के ऊपर है यानी कि खाद्यान्न के ऊपर है, ईंधन के ऊपर में जैसे कुछ ईंधन में, रसोई गैस में उज्ज्वला के तहत जैसे आप सब्सिडी मुहैया कराते हैं, वो इसमें शामिल किया जाता है। और इसके अलावा जो आपका फूड फ्यूल और जो फर्टिलाइजर, फूड फ्यूल और फर्टिलाइजर पे जो आप सब्सिडी देते हैं वो सब्सिडी के तहत राजस्व का जो व्यय है उसमें शामिल होता है। और इसके अलावा जो व्यवस्था की नियमित परिचालन यानी कि ऑपरेशन के ऊपर जो खर्च है वो इसमें शामिल होता है। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब राजस्व व्यय जो है वो काफी ज्यादा है तो इसका मतलब है कि सरकार के पास जो कुछ भी पैसा विकास के काम के लिए या आप जिसे कहें कि नई परिसंपत्ति के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा चाहिए, निवेश करना चाहिए, वो संसाधन सीमित हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार की कोशिश ये होती है कि हम कैसे इस खर्च को कम कर सके। लेकिन ये खर्च कम करना आसान नहीं है, बहुत ही चुनौतियां होती है। अब जैसे ब्याज की बात कर लीजिए, जितने आपने पुराने कर्ज ले रखे हैं उस पर तो आपकी गारंटी है, तो आपको उसको ऊपर ब्याज तो चुकाना ही है, और पुराने कर्ज भी जो है जब मियाद पूरी होगी तो वो आपको चुकाना है। आज के दिन में बजट की जितनी रकम है
आप ये समझ लीजिए कि उसका एक पांचवा हिस्सा जो है, यानी कि हर रुपए में 20 पैसा जो है वो ब्याज चुकाने पर चला जाता है। यानी कि हम इतने समय से जो कर्ज लेते आ रहे हैं, सरकारें जो हैं जो कर्ज लेते आ रही हैं, उसके चुकाने पर आपके संसाधन का एक बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। अब आइए तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार की सहायता की है? इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। इस प्रश्न के उत्तर के पहले आपको यह समझना होगा कि सीमांत किसान कौन होते हैं, छोटे किसान कौन होते हैं, और यह परिभाषा आपको कहां से मिलेगी। और अगर आपको यह जानना हो कि इनकी संख्या कितनी है, जो 2015-2016 की जो कृषि जनगणना थी, उसके हिसाब से छोटे और सीमांत किसानों की संख्या आपको पता चल सकता है। ये आपको कहां मिलेगा? ये कृषि मंत्रालय की जो वेबसाइट है उसके जरिए ये आंकड़े आप ले सकते हैं। तो बड़े किसान कितने हैं, छोटे किसान कितने हैं, सीमांत किसान कितने हैं, और इसके साथ साथ ये भी तय करना है कि सीमांत किसान की परिभाषा क्या है, छोटे किसान की परिभाषा क्या है, और बड़े किसान की परिभाषा क्या है। तो अगर हम सीमांत किसान की बात करें जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है, छोटे किसान की बात करें तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जो है वो बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। तो हम जब छोटे और सीमांत किसान देखते हैं तो देश में अगर आप 14-14.5 करोड़ किसानों की बात करते हैं तो इसमें एक बड़ी संख्या जो है वो सीमांत और छोटे किसानों की है, बड़े किसानों की संख्या सीमित है। और इसको आप ये भी देख सकते हैं कि अगर जोत के आकार के हिसाब से देखें तो जोत के आकार या जमीन का जो कुल आकार है उसका बड़ा हिस्सा बड़े किसानों के पास है। संख्या भले ही छोटी हो लेकिन जमीन का बड़ा हिस्सा जो है उनके पास है। और जब हम इनकी बात करते हैं तो इनकी संख्या भले ही कम है लेकिन इनके जोत का आकार जो है वो छोटा है। अब इस प्रश्न का आपको जवाब देना है, और अगर मुझे वो जवाब लिखना होता तो मैं कैसे लिखूंगा? लोकसभा में दिए एक जवाब में कृषि जनगणना के हवाले से केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि देश में 1 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले यानी सीमांत किसानों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है, जो कुल किसानों की संख्या के 68% से कुछ अधिक बनता है। दूसरी ओर 1 हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक यानी छोटे किसानों की संख्या 2.5 करोड़ से कुछ ज्यादा है, और ये कुल किसानों की संख्या का 17.5% से कुछ अधिक का बनता है। चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसीलिए भूमि और इसके प्रशासन के प्रबंधन में प्रत्येक राज्य के अपने अपने विशिष्ट राजस्व कानून है, जिसको हम लोग रेवेन्यू लॉ कहते हैं, और इनके जरिए विशेष तौर पर सीमांत व छोटे किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में भूमि जोतों की हदबंदी से जुड़े कानून को देख लीजिए, जिसके जरिए समता के आधार पर जमीन वितरण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह हदबंदी के बाद हासिल जमीन ग्राम सभा के पास सामुदायिक जमीन या सरकारी जमीन से खेती बाड़ी के उद्देश्य से सीमांत व छोटे किसानों को जमीन देने का प्रावधान है। अब जमींदारी व्यवस्था हमारे यहां नहीं है, तो जमींदारी व्यवस्था का खत्म होना भी छोटे व सीमांत किसानों के हक में रहा, जिसकी बदौलत इन किसानों के शोषण पर कुछ हद तक लगाम लग सका है। 2 और महत्वपूर्ण यहां पर तथ्य हैं। भूमि जोतों को टुकड़ों में बांटने से रोकना और भूमि जोतों की चकबंदी, जिनकी बदौलत लगातार छोटे होते जोत के चलन पर लगाम लगाया जा सके। देखिए, एक बात आपने भी गौर किया होगा और आप सभी लोग इससे वाकिफ भी होंगे कि जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जोत का आकार छोटा होता जा रहा है। जैसे किसी के दादाजी के पास अगर वो 10 एकड़ जमीन थी, बाद में उनके 4 पुत्र हुए तो वो 2.5 एकड़ में बट गया, फिर उन 4 पुत्रों के 2-2 हुए तो वो 2.5 एकड़ फिर उनमें बट गया, तो जोत का आकार छोटा हो गया। अब जोत का आकार छोटा जितना होगा वो कृषि के लिए आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, उसके ऊपर जो खर्च है वो ज्यादा हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि अगर उसमें आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहें तो शायद बहुत ज्यादा आसान नहीं होता क्योंकि जोत का आकार छोटा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से
टुकड़ों में बंटने से रोक सके। तो कुछ जगहों पर ये व्यवस्था भी की गई है कि इसको हम रोक सके, जोतों की चकबंदी की जाए, जिससे कि एक ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, इसको हम रोक सकें। इसी तरह काश्तकारी सुधार, जिसको हम लोग टेनेंसी लॉ कहते हैं, टेनेंसी लॉ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जमीन है, मान लीजिए कि आपने किसी को खेती बाड़ी के लिए दिया, किसी को काम के लिए दिया, अब उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, उसके लिए किस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, ये सब कुछ काश्तकारी में आता है। ये भी एक आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ समय पहले जब किसानों को लेकर के नई नए प्रावधान किए जा रहे थे, नई नई व्यवस्था की जा रही थी, उसमें परेशानी ये आ गई थी कि जो वाकई में जमीन पे काम कर रहे थे उनको उनका फायदा नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं था, और जो जमीन के मालिक थे उनको मिलता था, लेकिन वो खेती बाड़ी नहीं करते थे। तो जैसे मान लीजिए कि सस्ता कर्ज देना है, वो जमीन के मालिक को मिल जाएगा, लेकिन जमीन पे काम करने वाले को नहीं मिल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं एक टेनेंट के तौर पर, एक जिसे आप कह लीजिए आम बोलचाल की भाषा में किराएदार के तौर पर, या जैसे हम लोग कुछ राज्यों में जिसे बटाईदारी पे कहते हैं, वहां पर उसको फायदा नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो जमीन पर वाकई में काम कर रहा है, खेती बाड़ी वाकई में कर रहा है, वो उसको सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिल सके। क्योंकि जो काम कर रहा है उसको अगर आप फायदा नहीं देंगे तो फसल की जो लागत है वो आप कम नहीं कर पाएंगे, फसल की लागत बढ़ती जाएगी, और उसको यदि पारंपरिक स्रोत के जो संगठित क्षेत्र से जो है उनसे मदद ना मिले तो वो गैर संगठित या असंगठित क्षेत्र में जाएगा, और उससे उसके लिए परेशानी और बढ़ेगी। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सरकार ने, कई राज्य सरकारों ने काश्तकारी कानून में बदलाव किए हैं, और कोशिश यह है कि जो वाकई में वास्तविक में जमीन पे काम करे उसको इसका फायदा मिल सके। अब आइए एक और प्रश्न। ये प्रश्न कहता है कि क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहां पर आपको उत्तर 250 शब्दों में देना है। देखिए, अर्थव्यवस्था को लेकर के कई तरह के आंकड़े, कई तरह का अंग्रेजी का जो अक्षर है वो इस्तेमाल किया जाता है अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जब प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी का हर अक्षर अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बयान करने के लिए काफी होता है। तो इसमें हम कई तरह के अक्षर लेते हैं, जिसमें मूल रूप से जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है वी, और दूसरा जो इस्तेमाल होता है के, और तीसरा जो है एल। तो वी, के और एल, अंग्रेजी के ये जो तीन अक्षर हैं, ये अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अर्थशास्त्रियों की ओर से। अब वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है, जैसे आप अंग्रेजी में वी का शेप देखें, ये इस तरीके का शेप आया, यानी कि बहुत तेजी से नीचे आएगा और बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। अगर आप के का शेप देखेंगे तो एक आर्म, एक बाह जो है उसकी ऊपर है, एक बाह नीचे है। और एल का अगर आप शेप देखेंगे तो एक, जिसको हम लोग कहते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 अंश का जो है वो एक कोण बनता है, बिल्कुल एक सीधे आएगी लकीर और फिर एक नीचे सपाट होती लकीर रहेगी। ये अर्थव्यवस्था की तीन परिस्थितियों का जायजा लेता है। पहले अगर आप वी पे बात करिए तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेज बढ़ोतरी थी या बढ़ोतरी हो रही थी, उसके बाद बहुत तेज गिरावट हुई और फिर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। जब हम के शेप की बात करते तो उसका मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बल्कि उनमें गिरावट हो रही है। तो जो क्षेत्र बढ़ोतरी को दिखाते हैं वो ऊपर वाला जो आर्म होता है, ऊपर वाली जो बाह है, उसके जरिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो नीचे वाली बाह है उनके जरिए बताया जाता है कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विकास दर का कहा जाए कि विकास में गिरावट आई है। और एल शेप का मतलब है कि जब आप बहुत तेजी से नीचे आए और वो जो गिरावट का है दौर वो लंबे समय तक बना रहा। एल का आप शेप देखेंगे, एक जैसे समकोण, जिसको हम लोग 90 डिग्री का जो हम लोग बात करते हैं कि एक लकीर आई नीचे और बिल्कुल फ्लैट हो गया और वो लंबे समय तक चलता रहा। तो वी, के और एल, ये तीन परिस्थितियां हैं। इन आंकड़ों को अगर आपको समझना हो, इन शेप को आपको समझना हो, तो आपको पिछले 3 साल के आंकड़े 2019-20,
2020-21 और 2021-22 के आंकड़े पर आपको ध्यान देना होगा। और आपका जो प्रश्न था यहां पर कि क्या वी शेप वाले पुनरुत्थान यानी कि सुधार, जो आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, क्या उसमें हम वी शेप की बात कर सकते हैं? अगर मुझे यह प्रश्न का उत्तर लिखना होता तो मैं कैसे लिखता? अंग्रेजी का वी अक्षर बताता है कि पहले विकास दर काफी तेजी से नीचे जाएगी और फिर तेजी से ऊपर की ओर आएगी। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में विकास दर नकारात्मक 7.3% रही, निगेटिव 7.3, जबकि अग्रिम अनुमान जो कि अभी जारी किया गया है कुछ दिन पहले, वो ये बता रहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में विकास दर 9.2% रह सकती है। अब इस क्रम में वित्त वर्ष 2019-20 के आंकड़े को देखिए तो उस दौरान विकास दर जो है वो 4% रही थी। अब ये जो तीन आंकड़े हैं, 4%, -7.3, नकारात्मक 7.3 और 9.3, अगर आप इस तीन को एक सादे कागज पर बिंदु के तौर पर रखेंगे तो आपके पास वी आकार का शेप बनेगा। इसी तरह अगर तिमाही दर तिमाही के आंकड़े को देखें तो वित्त वर्ष 2020-21 की 4 तिमाहियों में विकास दर नकारात्मक 24.4% से सुधरकर नकारात्मक 7.4% और फिर अगली 2 तिमाही में सकारात्मक होकर 0.5% और 1.6% पर पहुंची। यह है वित्त वर्ष 2020-21, यानी कि जो अभी जो कारोबारी वर्ष चल रहा है, अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसके पहले का साल। अभी का वित्त वर्ष क्या है? 2021-22। तो इस 2021-22 की पहली 2 तिमाही यानी कि अप्रैल जून और जुलाई सितंबर को देखिए तो अप्रैल जून के दौरान जो हमारी विकास दर थी वो 20.1% पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया और दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में हम अनुमान ये लगाया गया कि विकास दर 8.4% हो सकती है। अब ये 6 आंकड़े जो आपको दिख रहे हैं, नकारात्मक 24.4, नकारात्मक 7.4, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक 0.5 और सकारात्मक 1.6, इसके बाद इस कारोबारी साल यानी कि 2021-22 की पहली 2 की बात करें तो सकारात्मक 20.1 और 8.4। ये 6 आंकड़े को अगर आप एक सादे कागज पर बिंदु के तौर पर आप उस पर डॉट करके तौर पे आप रखेंगे तो यहां पर भी आपका एक वी शेप बनेगा। तो इस तरीके से हम सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर विकास दर में जो बढ़ोतरी या विकास दर में जो बेहतरी देख रहे हैं वो वी शेप में हमको नजर आ रहा है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि वी आकार का पुनरुत्थान नहीं हुआ है बल्कि विकास दर के आकार में दिख रहा है। इस अक्षर का मतलब यह हुआ कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में विकास बहुत तेजी से हुआ है जबकि कुछ क्षेत्रों में गिरावट हुई है। इन्हीं तथ्यों को अंग्रेजी के अक्षर के तौर पर देखा जा सकता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई वो ऊपर जाते हुए बाह को दिखाएंगे और जिन क्षेत्रों में गिरावट हुई है वो नीचे जाती हुई बाह को। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो सांख्यिकी मंत्रालय ने अभी आंकड़े जारी किए हैं उसमें ये जाहिर हो रहा है कि कुछ क्षेत्रों में स्थिति बेहतर हुई है। जैसे हम लोग कृषि की बात करें, उद्योग के कुछ क्षेत्रों की बात करें, वहां पर स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन इनमें और तह में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो खर्च करने की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़ी कमी आई है। जो आम लोगों के खर्च करने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी आई है। यानी कि इसका मतलब है कि जो आपकी डिमांड है, जो कंजम्पशन है, उपभोग है, खपत है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, तो वो नीचे की ओर दिखाएगी। कुछ क्षेत्र जो बेहतरी की ओर दिखा रहे हैं, जैसे हम लोग कृषि की बात करें तो वो ऊपर की ओर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें गिरावट हो रही है। और ये आंकड़े आपको देखना हो तो ये आंकड़े आप सांख्यिकी मंत्रालय की वेबसाइट, जिसको हम लोग mospi.nic.in या mospi.gov.in पे आप जाकर के देख सकते हैं और वहां पे आपको राष्ट्रीय आय के आंकड़े आपको देखने हैं। तो आप चाहे वी शेप की बात कर सकते हैं या के शेप की बात कर सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये कहता है कि तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।
भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करिए। इस प्रश्न का जवाब आपको 250 शब्दों में देना है। देखिए, हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो विकास में यह जरूरी होता है कि विकास का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। आदर्श स्थिति यह है कि हर किसी को मिले। चलिए हम आदर्श स्थिति की बात ना करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात करें। आपके पास कई बार ऐसी भी तस्वीर आती है कि जितना कुछ भी संसाधन है उसके एक बड़े हिस्से पर कुछ गिने चुने लोगों का मालिकाना हक है, और जो ज्यादा बड़ी आबादी है उनके पास बहुत ही सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। यहां पर यही चीज विकास की परिभाषा को, विकास के मायने को समझाता है। जब आप कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास का फायदा है तो वो समावेशी विकास होता है। और समावेशी विकास के साथ साथ ये भी हमको देखना होता है कि विकास दर किस रफ्तार से बढ़ रही है। तो अगर ये दोनों चीजें हैं, विकास दर बहुत तेज हो रही है और विकास दर का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब इस स्थिति को अगर प्राप्त करना हो तो आपको किन तथ्यों पे ध्यान देना है? देखिए, बाकी सारे तथ्य जो हैं कि उत्पादन किस तरीके से हो रहा है, मांग किस तरीके से है, कीमत क्या है, ये सब तो है ही। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि एक उत्पादक ने सामान जो तैयार किया, वो सामान उपभोक्ताओं तक कम समय में कम लागत पर पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा कि अगर आपके लिए जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो बेहतर स्थिति में है कि नहीं। अगर मुझे इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? आधारिक अवसंरचना की परिभाषा अब काफी विस्तृत हो चुकी है। यहां अगर सड़क, वायु मार्ग, जल मार्ग और बिजली दूरसंचार वगैरह की बात होती है तो इंटरनेट, ब्रॉडबैंड या फिर डिजिटल हाईवे भी खासा महत्वपूर्ण हो चुका है। ये तमाम माध्यम हैं जिनके जरिए सामान व सेवाओं को एक जगह से दूसरे जगहों तक पहुंचाया जा सकता है। अब जब विकास की रफ्तार बढ़ाने की चर्चा होती है तो उसका सरल शब्दों में मतलब यह हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सामान का उत्पादन हो, सेवाएं मुहैया कराई जाए और इन सब की लागत कम हो, उपभोक्ताओं को सही समय और सही कीमत पर सामान मिले और अंत में उत्पादक को सही समय पर वाजिब कीमत मिले। यह सब तभी संभव होगा जब एक बेहतर आधारिक अवसंरचना उपलब्ध हो। इसे आप एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी को एक जगह पर सस्ते में जमीन मिलती है। कंपनी के पास अपनी पूंजी है और बाजार से भी पूंजी जुटाने में उसे परेशानी नहीं हो रही है। खास बात यह है कि प्रस्तावित जमीन के नजदीक के इलाकों में श्रम शक्ति भी उपलब्ध है। फिर भी कंपनी के लिए फैक्ट्री शुरू करना आसान नहीं हो रहा है। कारण यह है कि प्रस्तावित जगह से मुख्य सड़क या नजदीक के रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। मतलब साफ है कि केवल फैक्ट्री में निवेश करने से बात नहीं बनने वाली है। अब यहां पर जरूरत है कि सड़क पे भी निवेश किया जाए। यह निवेश सरकार की ओर से भी हो सकता है और साथ ही में कंपनी की ओर से भी। सड़क बन जाने के बाद उस कंपनी के लिए काम करना तो आसान होगा ही, आसपास के इलाकों में भी विकास होगा। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के मौके बनेंगे और आसपास के इलाकों में आर्थिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इन सब के लिए सड़क में निवेश एक अहम कारक बनेगा। कुछ इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में, जो अभी ये जो कारोबारी वर्ष चल रहा है, इसके बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को शुरू करने के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए बतौर पूंजीगत खर्च करने का प्रावधान किया। इसके पहले अवसंरचना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या एनआईपी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 2020 से 2025 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। बीते वर्ष सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है, जिसके जरिए मल्टीमीडिया कनेक्टिविटी से जुड़ी तमाम परियोजनाओं को एकत्रित कर उनके विकास में आ रही बाधाओं को दूर करना तो है ही, साथ ही समय पर परियोजनाएं पूरी हो इसका भी इंतजाम करना है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि कोई परियोजना
बनाई जाती है, कोई परियोजना का खाका खींचा जाता है। इसमें एक बड़ी परेशानी होती है कि सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या स्थानीय निकाय हो, इनके जो अलग अलग विभाग जिनका सहयोग उस परियोजना के लिए जरूरी है, ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी के बीच में कोई तालमेल जो बैठ जाए, ये संभव होता दिखता नहीं है, और इससे परियोजनाओं में भी देरी होती है, परियोजनाओं के ऊपर खर्च बढ़ जाता है, और उसका जो फायदा जिस तरीके का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब इसका आपके पास समाधान क्या है कि इन सभी विभागों को क्यों ना हम जोड़ दें, क्यों ना एक को पता हो कि दूसरा विभाग क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क बनाई जानी है और वहां पर एक ऑप्टिक फाइबर केबल भी बिछाई जानी है। ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने का काम जो है वो दूरसंचार मंत्रालय के पास है, और सड़क बनाने का काम जो है वो सड़क मंत्रालय के पास है। अब अगर सड़क मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय मिलकर के काम करें, तो जहां पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछना है उसके बाद सड़क बिछाई जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सड़क बन जाए उसके बाद फिर आप उसे खोदें और फिर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाएं। तो इससे उसकी लागत भी बढ़ेगी, उसका जो फायदा होना चाहिए वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय जो परियोजना है वो शुरू की गई है। और इसका मकसद ये है कि सभी लोग मिल करके किसी भी बुनियादी क्षेत्र की परियोजना के लिए काम करें। इससे उस परियोजना को अमल करने में तेजी आएगी, परियोजना में बेवजह की देरी नहीं होगी, इससे लागत में भी कमी आएगी, एक सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में जो उसकी गति है वो बढ़ाई जा सकती है, गति को शक्ति दी जा सकती है। तो ये जो पूरा एक कंसेप्ट है, जैसा आप नाम से आप समझ सकते हैं कि गति शक्ति, गति का मतलब है रफ्तार बढ़ाना है, और शक्ति है उसको आप किस तरीके से पुश कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब सब लोग मिल करके काम करें। और भारत जैसे देश में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, जहां पे एक संघीय ढांचा है, जहां पर केंद्र सरकार के अपने मंत्रालय विभाग हैं, राज्य सरकार के अपने मंत्रालय विभाग हैं, स्थानीय निकाय हैं, और यदि ये सभी लोग मिल करके काम करेंगे तो किसी भी परियोजना को सही समय पर पूरा करना, तेजी से पूरा करना जो है वो संभव हो पाएगा। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो ये कहता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या है? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार की सहायता की है? यहां पे आपको जो जवाब देना है वो 250 शब्दों में देना है। देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, खाद्य का मतलब जो आपके भोजन की बात हम लोग कर रहे हैं, जो अनाज की बात कर रहे हैं, खाद्यान्नों की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया। और इसमें कोशिश ये है कि देश की एक बड़ी आबादी को जो है हम सस्ते कीमत पर, कम से कम कीमत पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा सके। तो अगर मुझे इस प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत जुलाई 2013 में की गई। इसके तहत देश की 67% आबादी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 75% और शहरी क्षेत्र में 50% को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी के साथ खाद्यान्न प्राप्त करने की कानूनी पात्रता यानी कि लीगल इंटाइटलमेंट प्रोवाइड किया गया। योजना में खाद्यान्नों का आवंटन प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से, और अंत्योदय अन्न योजना परिवार के लिए 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर पर मुहैया कराया जाता है। लाभार्थियों को जो न्यूट्री सीरियल्स है वो 1 रुपए प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मुहैया कराया जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक अधिनियम के दायरे में 81.35 करोड़ लोग आएंगे। फिलहाल अभी देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 80 करोड़ व्यक्तियों को योजना का फायदा मिल रहा है। बेहद कम कीमत पर जरूरी खाद्यान्न की उपलब्धता एक बड़ी आबादी के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत को पूरी करने में मदद करता रहा है। इस आबादी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसके लिए नियमित आय बहुत ही कम है। अब ऐसे में अगर कम से कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध हो जाए और उसके लिए न केवल भोजन की समस्या को, इसकी बदौलत उसके लिए न केवल भोजन की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि कुपोषण जैसी बड़ी परेशानी से निपटने में मदद मिल सकती है।
यहां यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि अब एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य से पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में गए लोगों को सस्ते खाद्यान्न को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिले, कम कीमत पर मिले, तो भूख कुपोषण जैसी समस्या से निपटने में आपको काफी मदद मिल सकती है। यह योजना जो आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसके जरिए कोशिश यही है कि जिनको जरूरत है उनको मिल सके। हमारे लिए एक अच्छी बात यह रही है कि अगर पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होता रहा है। अनाज हमारे पास उपलब्ध है। उस अनाज का सही सही इस्तेमाल, खाद्यान्न का सही सही इस्तेमाल हो सके, वो इस अधिनियम के तहत जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो आपने देखा कि ये जो आर्थिक प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न है, यहां पर आपको दो तीन बातों पर खास ध्यान देना है। सबसे पहले, आपके लिए आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन आंकड़े ही आंकड़े अगर आप सवाल में रखते हैं वो शायद सही नहीं होगा। उन आंकड़ों के जरिए आप तथ्यों को, उन बातों को सामने रखने की कोशिश करिए। जैसे हमने आपके सामने आर्थिक विकास दर की बात करी, चाहे वी शेप की बात करें, हम के शेप की बात करें, एल शेप की बात करें, पहले आपको यह बताना है कि वी शेप होता क्या है, आपको बताना है के शेप होता क्या है। मान लीजिए कि आप इससे सहमत नहीं हैं कि वी शेप की स्थिति हमें नहीं देखने को मिल रही है, तो यहां पर पहले आपको बताना होगा कि वी शेप क्या होता है, के शेप क्या होता है, एल शेप क्या होता है, और फिर जाकर के आप वहां पर आंकड़े लाएंगे। आंकड़े कम से कम रखें, संक्षिप्त रखेंगे तो लोगों को ज्यादा समझने में आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि आंकड़ों को जरूरी नहीं है कि बिल्कुल अंतिम अंक तक आपको ले जाना है। जैसे मान लीजिए कि 27,582,04,223, इसमें आपके पास जितने अंक हैं वो सभी को लिखने की जरूरत नहीं है। आप 5.25 लाख करोड़ कह सकते हैं। जैसे हमने कहा 5.24 लाख करोड़, इसकी जगह पे आप कह सकते हैं 5 लाख करोड़ से ज्यादा, आप ये भी कह सकते हैं 5.25 लाख करोड़ पे। तो आंकड़ों को पेश करने का भी संक्षिप्त रूप में अगर आप रखेंगे तो वो एक जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, उसके लिए आसानी होती है। और आप इसको ये भी देखिए कि जब उसी आंकड़े को आप बोल रहे हैं तो आप आखिरी अंक तक जो है वो नहीं बोलते हैं। लिखने में आप जरूर इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन बोलते नहीं हैं। तो आपकी जो लिखने की भी शैली होनी चाहिए, वहां पर आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि तुरंत स्ट्राइक करे, तुरंत लोगों के दिमाग में आए कि इसका मतलब ये है। तीसरा यह है कि आप तथ्यों के ऊपर विशेष ध्यान दें, जो फैक्ट है उसके ऊपर विशेष ध्यान आपको देना है। आप जब कहते हैं कि जैसे मैंने आपके शुरू के प्रश्न में, आप देखिए प्रश्न क्या था कि 2015 के पूर्व और 2015 के बाद। अब मैंने यहां पर दो तीन तथ्यों का जिक्र किया। एक, मैंने कहा आधार वर्ष, फिर हमने कहा कि तुलना करने के लिए बीते वर्ष से आप तुलना करते हैं। तो आधार वर्ष, बीते वर्ष से तुलना करना और इस वर्ष के विकास दर, ये तीन तथ्य हैं। इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसको लिखने का आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सभी के लिए तथ्य एक होगा। तो तथ्य के मामले में गलती ना हो, तथ्यात्मक गलती बहुत बड़ी गलती होती है, वहां पर आपको विशेष ध्यान देना। अगर मान लीजिए कि किसी तथ्य से आप संदेह में हैं, आपको कहीं लगता है कि नहीं ये 2015 नहीं 2016 है, या 2017-18 नहीं 2018-19 है, जहां कहीं भी संदेह हो आप उसको छोड़ दें, लेकिन गलत तथ्य जो है वो उसमें ना लाएं। तीसरी बात, जब किसी कानून के प्रावधान की आप बात कर रहे हैं तो आप उसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल अक्षरशः याद है तभी जाकर के आप उसको एक्टिव वॉइस में लिखेंगे। अगर अक्षरशः याद नहीं है, जिसकी संभावना ज्यादा होती है, तो आप उसको पैसिव के तौर पर लिखें। कोई जरूरी नहीं है कि कानून का आपको शब्द दर शब्द आपको बताना है। अगर कानून की बात को भी, किसी भी नियम की बात को भी, या नियम की मूल भावना को भी अगर आप सामने रख देते हैं तो आपका जो मकसद है, आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। तो आर्थिक विषयों पर लिखने में इन कुछ चीजों के ऊपर आप अगर विशेष ध्यान देंगे तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल जितने भी आते हैं उनका आप जवाब ज्यादा सरल और स्पष्ट शब्दों में दे सकते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जहाँ कहीं भी शब्दों की सीमा है, कहीं पे 150 है, कहीं पे 250 है, मैंने यहाँ पर जो आपके सामने उत्तर रखे हैं वो संख्या कहीं ज्यादा होगी,
कहीं पे 150 की जगह पे आपको 200, 250, 275 मिले, जहाँ पर 250 की बात है वो 300, 350, 400 तक मिले। वो इसलिए मैंने ज़्यादा शब्द दिए हैं कि आप अपने हिसाब से इसमें से कुछ अलग भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर लगता है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे बातों पर अगर आप ध्यान दें तो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवालों का जवाब जो है वो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ये आप कहाँ से समझ सकते हैं? जैसा मैंने आपको अलग अलग वेबसाइट बताएं, चाहे मॉस्पी का वेबसाइट हो, चाहे एक और वेबसाइट है, अगर बजट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको समझनी हो तो indiabudget.gov.in, यानी कि बजट को लेकर के एक विशेष वेबसाइट है। और इस वेबसाइट की खासियत ये है कि इसमें 1947 से लेकर के अब तक के सभी बजट स्पीच हैं। तो अगर आपको समझना हो कि अलग अलग वर्ष के बजट में क्या कुछ खास रखा गया, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानना है कि बजट कैसे तैयार होता है, बजट में क्या कुछ है, तो एक बजट मैनुअल आता है। अगर आप गूगल करेंगे बजट मैनुअल तो आर्थिक जो इकोनॉमिक अफेयर मंत्रालय डिपार्टमेंट है जो कि वित्त मंत्रालय के तहत आता है, वहाँ पर आर्थिक मामलों के जो विभाग हैं जो कि वित्त मंत्रालय के तहत है, उसकी वेबसाइट पर आपको बजट मैनुअल मिलेगा। तो आप बजट के तौर तरीके को आप समझ सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि आपको समझना है कि मनरेगा का क्या है, तो मनरेगा की अपनी वेबसाइट है। ग्रामीण विकास के लिए क्या किया जाए, तो ग्रामीण विकास की वेबसाइट है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को समझना हो तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे जाइए, जिसको हम लोग rbi.org.in के नाम से जानते हैं। इस वेबसाइट पर मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई तमाम तथ्य आपको मिल जाएंगे कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो अगर आपके पास जो आधार है, जो बेसिक चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी, तो फिर आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो पहले आपको आधार समझना है, और ये आधार के लिए आपको जो ओरिजिनल सोर्स है, जो प्रारंभिक स्रोत है, वहां पे आपको जाना है। और ये जो हमने आपके सामने कुछ स्रोत का जिक्र किया, मुझे उम्मीद है कि हमने जो आपसे बात की, हमने जो आपसे चर्चा की, ये आपके लिए मददगार साबित होगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।